गुड इवनिंग। केमिकल काइनेटिक्स के आज की वीडियो में न्यूमेरिकल करते हैं उस नॉलेज पे बेस जो आपने अभी तक एक्वायर करी है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि आपको बोला पहला क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन x and y is first order with respect to x and second order with respect to y if the concentration of x is halved and concentration of y is doubled, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x और y के बीच में रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू x और सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू y। पहले तो इतनी बात है, ठीक है। तो यहाँ से आप रिएक्शन बनाओ, रिएक्शन से बढ़िया रेट लॉ बनाओ। तो रेट लॉ हमें क्या कह रहा है कि रेट इज़ इक्वल टू के, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में रिएक्शन है, मतलब एक्स भी रिएक्टेंट है और वाई भी क्या है, रिएक्टेंट है। ये दोनों रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। पर क्योंकि रेट लॉ में प्रोडक्ट नहीं आता, तो एक तो हमें पहला रिएक्टेंट लिखना है जो कि एक्स है, और एक हमें दूसरा रिएक्टेंट लिखना है जो कि वाई है। और हमें पता नहीं है ये कितनी पावर तक जाएगा, तो क्यों ना इसकी पावर ए मान लें और इसकी पावर कितनी मान लें, बी मान लें। पर उन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब भाई एक्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब ये ए की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई, ठीक है। ये जो एक्स है इसकी वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। और इन्होंने बोला सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, 2 है। ओवरऑल ऑर्डर 3 है, वो आपसे पूछ भी नहीं रहा है। आपसे बोला ये जो चीज़ है इसमें हम क्या करें, ये हमारा बढ़िया सा रेट लॉ बन गया। इसमें रेट हो गया के, एक्स जो है उसका ऑर्डर 1 हो गया और वाई का ऑर्डर 2 हो गया। आपसे बोला कंसंट्रेशन ऑफ एक्स आप क्या कर दो, हाफ कर दो, और वाई की कंसंट्रेशन डबल कर दो, तो नया रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा। पहली बात आपने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन से कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और अगर आपकी कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रेट भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए नया जो रेट है वो आर डैश है, तो उसमें क्या होगा, के होगा। भाई एक्स की जगह नई कंसंट्रेशन एक्स से डैश होगी, ऑर्डर तो वही चलेगा, चाहे कंसंट्रेशन चेंज हो ऑर्डर तो वही होता है। और वाई की कंसंट्रेशन वाई डैश होगी, और यहाँ पे क्या चलेगा, स्क्वायर चलेगा। यही तो चलेगा आपका, क्लियर है। एक और बात यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना, कभी कभार क्या होता है रिएक्शन भी दी रहती है, तो रेट लॉ में या आप ऐसे लिख लो, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ reaction can only be determined by, याद रखना एक चीज़, बहुत सी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होती है, एक स्टेप फास्ट होता है एक स्टेप स्लो होता है। ये आपने SN1 रिएक्शन में भी देखा था ऑर्गेनिक में, ठीक है, जिसमें आपके 2 स्टेप होते हैं, फर्स्ट वन इज़ स्लो, सेकेंड वन इज़ फास्ट, ठीक है, जिसमें कार्बोकटाइन बनता है वाली चीज़ है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय स्लो स्टेप। याद रखना, ऑर्डर किसी रिएक्शन का सिर्फ किससे निकलता है, स्लो स्टेप से निकलता है। मतलब बहुत सारी स्टेप्स में हो रही होगी रिएक्शन, तो जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो हमारा ऑर्डर को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, आपसे बोल रहा है कि अब नया रेट आर डैश है, नई एक्स की कंसनट्रेशन एक्स डैश है, और नई वाई की कंसनट्रेशन कितनी है, वाई डैश है। आपसे बोला नई कंसंट्रेशन कैसी है एक्स की, कि अब वो पुराने का क्या है, हाफ है, और वाई की नई कंसंट्रेशन क्या है कि वो पुराने का क्या है, डबल है, ठीक है। कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्स आपने हाफ कर दी, मतलब नया रेट जो है उसमें आप क्या करोगे, के लिखा, एक्स डैश की जगह आप लिखोगे हाफ कंसंट्रेशन एक्स बाई 2, पावर वही चलेगी 1। आई बात समझ में, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स आपने हाफ कर दी और वाई की कंसंट्रेशन आपने डबल कर दी, मतलब नई वाली वाई की कंसंट्रेशन पुराने वाले का 2 टाइम्स होगा। पुराना वाला वाई था तो ये 2y हो जाएगा और इसका चलेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आपको क्या करना है बच्चे, चाहे इसे दूसरी मान लो
ये सॉल्व करके मान लो, कोई ऐसी बात नहीं है, चाहे इसे सॉल्व कर लो। तो होगा क्या, के आएगा, देन आप पे क्या आएगा, यहाँ से एक्स आएगा, ठीक है, और 2 आएगा, तो 2 लिख दिया। देन यहाँ से कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, और y का पावर कितना 2। क्लियर है इतना, आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर 2 जा 4 आपने काटा, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, और अपॉन में कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो आप पे कुल मिला के ये चीज़ है। इसे आप इक्वेशन सेकंड मान लो। अब आपसे बोल रहा है नया ऑर्डर कितना होगा, ये नया रेट कांस्टेंट कितना होगा। तो आप एक काम करिए, r डैश बाई आर कर लीजिए। ध्यान से देखिए, r डैश क्या है, k है, साथ में कौन है, x है, साथ में कौन है, 2 है, साथ में कौन है, y का स्क्वायर है। ये जो पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट हैं ये किसके लिए यूज़ होते हैं, एक्टिव मास के लिए यूज़ होते हैं। और r की वैल्यू देखिए क्या है, r की वैल्यू है k, फिर x, फिर पावर उसकी कितनी 1, फिर y, और उसकी पावर कितनी 2। कुछ कटेगा, y से y कटा, x से x कटा, k से k कटा, तो r डैश बाई आर कितना आ गया, 2:1 आ गया। तो नया वाला r डैश कितना हुआ, पुराने वाले का 2 टाइम्स हो गया। तो r डैश आपके कितने के बराबर, 2r के बराबर, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। r डैश कितने के बराबर, 2r के बराबर। क्लियर है, चेक कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कितना होगा, 2r होगा। क्लियर, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे नया क्वेश्चन है कि फॉर दी, ऐसे क्वेश्चन में आप अब प्रो हो जाओगे जब हम ये कर लेंगे। फॉर दी रिएक्शन है 2H2 प्लस 2NO गिव्स अस 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस N2। ये आपको दे रखा है 2H2 प्लस 2NO गिव्स अस 2H2O प्लस N2। आपको इसके लिए कुछ डेटा मिला, वो डेटा देखिए क्या है, आपको NO की कंसंट्रेशन, H2 की कंसंट्रेशन और रेट दे रखा है, ठीक है। तो यहीं पे हम इसकी कंसंट्रेशन लिख लेते हैं। तो NO की कंसंट्रेशन 0.40 जब है, H2 की कंसंट्रेशन भी उस समय 0.40 है, और जो आपका रेट आया वो आपका 4.6 इंटू 10⁻³ आया। इसके बाद जब NO की कंसंट्रेशन 0.80 हो गई, H2 की कंसंट्रेशन आपकी 0.40 है, और रेट इस समय 18.4 इंटू 10⁻³ आया। इसके बाद जब आपके NO की कंसंट्रेशन 0.40 थी, H2 की कंसंट्रेशन 0.80 थी, तो आपको जो रेट आया वो रेट आपका आया 9.2 इंटू 10⁻³ ये आप पे एक तरह का डेटा है, डेटा ऑब्टेंड हुआ है एक्सपेरिमेंटली। अब आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि कैलकुलेट करो क्या क्या चीज़। पहली चीज़ ओवरऑल ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज़ बच्चे रेट लॉ बनाना है आपको, और तीसरी चीज़ आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है जो कि आपका के होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको करनी है। मैं आपको बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ऐसे चिंता मत करो, चाहे कोई कुछ भी कहे, वीडियो कितनी लंबी हो रही पर ये पूरा करेंगे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए एक चीज़ कि यहाँ पे होगा क्या, सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को करा जाएगा, और अगर यहाँ रेट की इसकी यूनिट भी दे रखी हो ना, तो आप यहाँ से पता नहीं लगा सकते कि फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। ऐसा धोखा मत खाना, यहाँ से बस के की वैल्यू निकलती है कि के का क्या ऑर्डर होने वाला है, फर्स्ट ऑर्डर का या सेकंड ऑर्डर का, पर वो भी धोखा देने वाला होता है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, डेटा दे रखा आपको, रिएक्शन दे रखी, और आपको ओवरऑल ऑर्डर, रेट लॉ और रेट कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। तो एक काम करते हैं, रिएक्टेंट ये रहे 2, इन 2 से और इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, ये धोखा देने वाले होते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला ये रेट के ऑर्डर नहीं होते, ठीक है, ये रेट का ऑर्डर नहीं होते, ठीक है। तो नॉर्मल निकालेंगे, क्या करेंगे, लेटर से हमारा रेट लॉ बना R
रेट हो गया, के हमारा रेट कांस्टेंट हो गया। हमें किसकी कंसंट्रेशन लेनी है, एक तो H2 की लेनी है और दूसरी हमें एक NO की कंसंट्रेशन लेनी है। एक हम H2 की लेंगे और एक NO की लेंगे। आप कुछ भी मान लो, इसका ऑर्डर A मान लो, इसका ऑर्डर B मान लो, तो आपका ओवरऑल ऑर्डर जो है वो आपका आना चाहिए, ओवरऑल ऑर्डर A+B। जैसे ही A+B आएगा पुट करेंगे और हमें ओवरऑल ऑर्डर पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमारी बेसिक इक्वेशन हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, डेटाज डालेंगे। देखिए डेटा 1 ये रहा, डेटा 2 ये है और डेटा 3 ये है। तो पहले डेटा 1 डालते हैं, R रहेगा। डेटा 1 में R की वैल्यू कितनी है, 4.6 इंटू 10 की पावर -3 है। डेटा 1 में R की वैल्यू ये रही 4.6 इंटू 10 की पावर -3। फिर हम यहाँ K लिखेंगे, फिर डेटा 1 से H2 की वैल्यू निकालेंगे जो कि है 0.40, इसकी पावर चलेगी A। क्लियर है। अब एक काम और करेंगे, डेटा 1 से NO की भी वैल्यू निकालेंगे जो है 0.40 और इसकी पावर चलेगी B। क्लियर, शाबाश। अब हम डेटा 2 से वैल्यू डालते हैं, तो डेटा 2 से R की वैल्यू आई आपकी 18.4 इंटू 10 की पावर -3 के ऐसी। H2 की वैल्यू डालेंगे, कितनी है 0.40, पावर कितनी चल रही है A, और NO की वैल्यू कितनी है 0.80, इसकी पावर कितनी चल रही है B चल रही है। इसके बाद हम डेटा 3 से वैल्यू डालेंगे 9.2 इंटू 10 की पावर -3, आपकी R की वैल्यू हो गई, के ऐसे लिखेंगे। H2 की वैल्यू है 0.80 और इसकी पावर या ऑर्डर चल रहा है A, और NO की वैल्यू है 0.40 और इसका ऑर्डर चल रहा है B। ठीक है बच्चे, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसे सेकंड और इसे थर्ड मान लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन से अपने कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन के डेटा से हमने डेटा नीचे लिख लिया है, जैसा ऐसे रखेंगे और अब वैल्यू निकालेंगे। देखिए सिंपल सी बात कैसे निकलेगी। पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है, 4.6 इंटू 10 की पावर -3 बराबर कितने के 0.40 की पावर A और 0.40 की पावर B। इसको हमें डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 है आपकी 18.4 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ के इधर है 0.40 की पावर A और यहाँ है 0.80 की पावर कितना B। क्लियर, चलिए कुछ कट रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, 0.40 से 0.40 कैंसिल हो गया। क्लियर है इतना। अब देखिए आप पे बचा क्या, पॉइंट से पॉइंट भी काट दीजिए, आप पे बचा 46, इधर कितना 184, इधर कितना बचा देखिए B, पावर दोनों की है तो कॉमन ले लीजिए, तो 0.40 बाई 0.80 की पावर कितना बचा B बचा। क्लियर। अगर आप देखेंगे इसे 4 टाइम्स काटता है, 46 इंटू 4 कितना होता है, 6 4 जा 24, 4 4 जा 16 17 18 184, तो इसे लगभग 4 टाइम्स काटता है, तो 46 4 जा। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, 4 4 जा होता है 160, 44 जा 160 और आपका और क्या बचा 6 बचा, तो 6 4 जा 24 और 160 प्लस 24 184 होता है, तो यहाँ से 1/4 आएगा। बच्चे यहाँ से पॉइंट कटेगा तो आपका बचेगा यहाँ पे 40/80 और फिर 0 से 0 भी कटा तो आप पे बचा 4/8 और 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो आप पे बचा 1/2, तो 1/2 की पावर B है ये, और इस साइड है 1/4, तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर। 1/4 को क्या लिख सकते हो, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब देखिए दोनों के बेस सेम हैं तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, B की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये B की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है। ठीक है, अब ऐसे ही हम A की वैल्यू निकालेंगे और आंसर को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर, शाबाश।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं और हम नया डिवीज़न करते हैं। तो अब हम करते हैं इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से या इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड से, आप जो भी करना है कर लो। इक्वेशन सेकंड को मैं इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर रहा हूँ। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर रहा हूँ। तो इक्वेशन सेकंड कितनी है? 18.4 इंटू 10 की पावर -3 बराबर के, फिर 0.40 की पावर कितना a और 0.80 की पावर कितना b। ये हो गया, डिवाइड में लाएंगे। अब 18.4 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड आप पे है 9.2 इंटू 10 की पावर -3 के बराबर यहाँ पे होगा 0.80 की पावर a और यहाँ पे होगा 0.40 की पावर b। क्लियर? शाबाश। पर b तो क्योंकि 2 है, b तो 2 है तो इसको भी 2 लिख दो और इसको भी क्या लिख दो? 2 लिख दो। क्लियर? चलिए, कुछ कट रहा है? एक तो k से k कट गया, -3 से -3 कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। आप पे बचा 184/92 और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे a पावर कॉमन ले लीजिए तो आप पे बचा 0.40 अपॉन 0.80 की होल पावर कितना a, और इधर कितना बचा? 2 पावर कॉमन ले लोगे तो 0.80 अपॉन 0.40 की पावर कितना? 2। क्लियर? शाबाश। बच्चे ये फिर 2 टाइम्स काटते हैं, 92 2 जा 184 होता है, तो इधर आप पे 2:1 आ गया। क्लियर? देखिए पॉइंट से पॉइंट काटा तो आप पे बचा 40/80 और 40 2 जा 80 होता है तो ये 1/2 है। क्लियर है? और यहाँ देखिए पॉइंट से पॉइंट काटा तो आप पे 40 और 80 बचा, 40 2 जा 80 होता है तो ये भी 2 है। ठीक है, तो 2 ऊपर आएगा, 40 2 जा 80 है ना, 8 ऊपर है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 2 की पावर कितनी है? a है। मतलब ये सॉल्व होगा तो कुछ ऐसा आएगा ना, 1/2 की होल पावर a है तो 1 की पावर a और 2 की पावर a आएगा। और यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से आपका आएगा 2 की पावर 2। समझ में आया? 40/80 1/2 आया, 1/2 की होल पावर a थी तो अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो कितना आया? 1 की पावर a और 2 की पावर a। क्लियर? शाबाश। अब इसके बाद क्या करें? देखो सिंपल सी बात है, 1 की पावर a तो 1 ही होगा तो ये कुछ ऐसा आ गया, और इस 2 की पावर a को ऊपर ले गए तो ये बनेगा 2 की पावर -a, 2 की पावर -a बचा। अब देखिए इस साइड बेस से में पावर को ऐड कर लीजिए तो एक पावर है -a, एक पावर है 2, तो 2 की पावर कितना बनेगा? -a है ना, और 2 पॉजिटिव है तो 2 की पावर 2 - a बचेगा। क्लियर है इतना? 2 की पावर कितना बचेगा? 2 - a। तो यहाँ पावर कितनी है? 1 है। अरे a माइनस में था, 2 प्लस में था। ठीक है, तो अब बेस से में पावर इक्वेट करो तो 1 बराबर कितने के? 2 - a के। तो a की वैल्यू कितनी आई? 2 अपनी जगह है, a इधर गया, 1 इधर आया, तो 2 - 1 कितना? 1 आया। वैसे भी 3 ऑर्डर से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो ओवरऑल ऑर्डर आपका 3 आया क्योंकि a की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। क्लियर? अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको क्या करना है? रेट लॉ बनाना है। तो रेट लॉ इतनी बड़ी बात नहीं है, आप रेट लॉ लिख सकते हैं, नहीं लिख लेते हैं। रेट लॉ क्या होगा? रेट लॉ जो आपका सेकंड आंसर है वो क्या होगा? R लिखा, K लिखा, H2 लिखा, NO लिखा और जो भी ऑर्डर है वो डाला। यहाँ डेटाज नहीं डालेंगे, डेटाज 3 है, कन्फ्यूज़ मत हो। तो H2 की पावर A है, A कितना आया? 1 आया, और NO की पावर B है, B कितना आया? 2 आया। तो ओवरऑल ऑर्डर हमारा मतलब रेट लॉ ये हो गया। इसके बाद हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, तो वो कोई सी भी इक्वेशन से आप निकाल लो, ऐसी कोई बात नहीं। तो जैसे मैं फर्स्ट से ही निकाल रहा हूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट से आप देखिए के की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों चीज़ें जाएंगी नीचे। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट के की वैल्यू क्या होगी? 4.6 इंटू 10 की पावर -3 ऊपर, और ये दोनों चीज़ें नीचे 0.40 की पावर a और
0.40 की पावर b नीचे। ये फर्स्ट से चल रहा है आपका, ये दोनों चीज़ें कहाँ आएगी, नीचे आएगी। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, a और b की वैल्यू डाल दो। तो a है हमारा 1, अब b है हमारा 2। अब देखिए इनके भी बेस सेम है, 0.40 दोनों के ही हैं, तो बेस सेम और पावर ऐड कर लो तो 0.40 का होल क्यूब हो जाएगा। 2 + 1 3, तो 0.40 का होल क्यूब। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो ये 0.064 आएगा, 4.6 अपॉन 0.0064, 064 इंटू 10 की पावर -3। इनको आप डिवाइड कर लीजिए, तो 4.6 आप पे आ रहा है 71.8, 71.8 इंटू 10⁻³ और के की यूनिट कैसे आएगी, तो ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, 1 और 2 3 हो गया। के की यूनिट जनरली क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर कितना 1 - n और सेकंड का इन्वर्स। n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ 3 डालेंगे, तो 1 - 3 हो गया -2। अब लिख लो, तो मोल की पावर -2, लीटर की पावर माइनस प्लस, तो लीटर की पावर प्लस का 2 और सेकंड की पावर माइनस का 1, ये आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, ऐसे निकाले करो। तो मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और सेकंड की पावर -1। क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के भी आपने निकाल लिया। देखिए एक और करोगे ऐसा, ट्राई करना है एक बार घर से, ठीक है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, होमवर्क में एक बार ट्राई करना। क्वेश्चन है, अ स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स ऑफ, एक रिएक्शन दे रखी है कि a + b गिव्स अस प्रोडक्ट। ये a और ये a सेम नहीं है, ये a आ वाला है इंग्लिश वाला, ये a रिएक्टेंट वाला है। तो a + b गिव्स अस प्रोडक्ट में हमें ये एक्सपेरिमेंटल डेटा मिला कि यहाँ रेट, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ a और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ b 1.0, 0.15, 4.20, 10 की पावर -6, ये आप पे आ गया। इसके बाद 2.0, 0.15, 8.40, 10 की पावर -6। इसके बाद तीसरा डेटा 1.0, 0.20 और 5.60, 10 की पावर -6, ये आप पे आ गया। 3 है, 10 की पावर -6 है। आपको क्या करना है, फाइंड करना है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, दूसरे में आपको ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, तीसरे में आपको ओवरऑल ऑर्डर, चौथे में आपको रेट लॉ बनाना है और पाँचवें में आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है विथ प्रॉपर यूनिट्स, ठीक है। तो आप लोग ये कर लेना, ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन विल increase if concentration of A, B and C are doubled according to equation आपको दे रखी, A + B + C gives us D + E
इफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड जीरो विद रिस्पेक्ट टू ए बी एंड सी। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्या फ़र्क पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन में अगर हम ए बी सी तीनों की कंसंट्रेशन डबल कर दें अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ये रही, ए प्लस बी प्लस सी आपका रिएक्टेंट है, डी और ई आपका प्रोडक्ट है। ए के रिस्पेक्ट में जो हमारा रेट लॉ होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर का होगा और सी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर का होगा। तो अगर हमें ये पता है तो हम इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं बच्चे। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन होगा आर इज इक्वल टू के। रिएक्टेंट कौन कौन है, ए बी सी, इनकी कंसंट्रेशन लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी। इसके बाद ए के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है, पहला ऑर्डर है तो यहाँ 1 लिख लेंगे, बी के रिस्पेक्ट में दूसरा और सी के रिस्पेक्ट में 0 है, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, ये आपका इनिशियल रेट है। मान लो फाइनल रेट आपका आर डैश होता तो यहाँ के तो वही रहता, ए की जगह ए डैश आता, पावर चलती 1, बी की जगह बी डैश आता, पावर चलती 2 और सी की जगह सी डैश आता, पावर चलती 0। हालांकि सी कोई फ़र्क डालेगा नहीं, 0 ऑर्डर है उसके रिस्पेक्ट में। और उन्होंने बोला नहीं, कंसंट्रेशन क्या है, डबल है पुराने का। ठीक है, नई कंसंट्रेशन पुराने का डबल है। तो आर डैश इज इक्वल टू के, ए डैश की जगह 2a, पावर कितनी 1, बी डैश की जगह कितना 2b, पावर कितनी 2, सी डैश की जगह 2c, पावर कितनी 0। किसी की पावर 0 1 होता है। ठीक है, 0 ऑर्डर है, ये कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब नए ऑर्डर आपको निकालना है, आपको पता नहीं कितना टाइम्स हो जाएगा, तो दोनों को डिवाइड कर लो, आर डैश बाई आर। देखिए के लिखा, 2a लिखा, ठीक है, और ये कितना हुआ 4 बाहर आएगा। चलो सबको बाहर करूँ, ठीक है सर। तो 2 बाहर आया और ए की कंसंट्रेशन बची। फिर क्या हुआ, 2b का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और कंसंट्रेशन ऑफ b का स्क्वायर हो जाएगा। 2c की पावर 0 1 होता है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, और लिखना भी है तो लिख लो। 2c की पावर कितना है 0 है। ठीक है, नीचे कितना बचा, ओरिजिनल कितना है k है, देन क्या है a है, देन क्या है b रेज़ टू दी पावर 2, देन कितना है c रेज़ टू दी पावर 0। तो हमें पता है 8 आ रहा है पर लिखना पड़ता है, a से a कैंसिल, b2 से b2 कैंसिल, c0 से c0 कैंसिल। अरे 2 की पावर 0 भी तो 1 ही होगा, ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। कैंसिल मत करो सर, क्या करूँ 1 लिख दो। ठीक है, इधर भी ठीक है, अब सही है सर, अब आप साइंटिफिक पर्सन लग रहे हैं। ठीक है, तो 4 टू 8 बचा, तो आर डैश बाई आर कितना आया 8 आया। तो आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, नया वाला पुराने वाले का 8 टाइम्स हो गया। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई 8r आ गई। क्लियर, शाबाश। आर डैश की वैल्यू कितनी है 8 टाइम्स ऑफ r है। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है नया, क्वेश्चन आप नया है कि फॉर द रिएक्शन एक रिएक्शन है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ N2O5, कौन सी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ये आपका बराबर है 4 टाइम्स ऑफ NO2 गैस प्लस O2 गैस, ये है। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ N2O5 गिव्स अस 4 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस O2। अब आपसे बोला द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस फॉर्म में इज़ 2.8 इंटू 10⁻³ यूनिट आपको पता ही है। ठीक है, यूजुअल यूनिट अगर आपको लिखनी है तो रेट का क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड।
कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। N2O5 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, ये हमने पढ़ा ही था। यहाँ रेट लॉ का तो कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो पहले आप रिएक्शन देख के रेट लिख लो। तो रेट होगा क्या? आर से डिनोट होगा। क्या होगा? पहले हम लिखेंगे चेंज इन N2O5 इन अ गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, फिर चेंज इन, ये तो रिएक्टेंट का हो गया, अब दो प्रोडक्ट है तो चेंज इन NO2 इन अ गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और फिर चेंज इन O2 इन अ गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ये हमने चीज़ें लिख ली। अब आपको पता है जो भी आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो अपॉन में आता है। तो यहाँ 1/2, यहाँ 1/4 और वहाँ कुछ नहीं। और रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, वो अलग बात है। कंसंट्रेशन कम हो गई जैसे रिएक्टेंट के केस में होता है तो नेगेटिव आएगा, और प्रोडक्ट के केस में बढ़ जाती है तो पॉजिटिव आएगा। पर रेट हमेशा पॉजिटिव ही होगा, माइनस प्लस लिखने का यहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दो चीज़ें दे रखी। एक तो NO2 का फॉर्मेशन दे रखा, बिल्कुल सही बात है, NO2 तो बनेगा ही, प्रोडक्ट है तो बनेगा ही, तो फॉर्मेशन, और दूसरा आपको डिसअपीयरेंस निकालना है N2O5 का। तो दो चीज़ें हैं। तो पहली बात, जो चीज़ दे रखी है उसको लिखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ NO2 दे रखा, तो आपको गिवन है आपको कि डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी। फॉर्मेशन ऑफ NO2 का रेट दे रखा आपको, ये नहीं 1/4 नहीं, ये तो रेट ऑफ अ रिएक्शन है। मैं आपसे बस क्या पूछ रहा हूँ? रेट ऑफ फॉर्मेशन, रिएक्शन नहीं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 जो जनरल केस है। इस रिएक्शन को वो फॉलो करे ना करे अलग बात है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आपको कितना दे रखा? 2.8 × 10⁻³ ठीक है। अब एक बात बताओ, रेट और NO2 के फॉर्मेशन के बीच में क्या रिलेशन है? कि रेट इज़ 1/4 ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ NO2, ऐसा ये तो दे रखा है आपको। यहाँ से देखो R इज़ 1/4 ऑफ डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। तो अब रेट निकाल लो ना, रेट क्या होगा फिर? रेट होगा 1/4 ऑफ डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। आपका कितना है? 2.8 है। तो यहाँ पे आप डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी की जगह 2.8 × 10⁻³ लिख सकते हो, और रेट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो रेट की वैल्यू क्या आएगी? 4 7 जा 28, तो 0.7, और इस पॉइंट को इधर ही भेज दिया तो 7 × 10⁻⁴, वही बात, मोल पर लीटर और पर सेकंड, ये आएगी आप पे। सर ये क्या करा? 4 7 जा 28, 0.7 है, पॉइंट को इधर भेजा तो माइनस का बन गया। ठीक है, अब आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 निकालना है। ये चीज़ आपको सिर्फ ये चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ कैसे आएगी? सिंपल सी बात है, आपको पता है कि रेट हाफ ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी है। तो ये कितना आएगा? यही तो आपका क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयर है। रेट मतलब अपॉन में टाइम ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि N2O5 रिएक्टेंट है तो वो डिसअपीयर ही होगा समय के साथ। तो डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी कितना आ जाएगा? ये 2 इधर भाग जाएगा। तो क्या आएगा? सिंपल सी बात है, ये चीज़ क्या आएगी? 2 टाइम्स करना पड़ेगा आपको रेट को। रेट कितना है? 7 है, × 10⁻⁴। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 7 2 जा 14, 14 × 10⁻⁴, वही मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अपॉन एक बार ही पर लगा दिया तो दोनों में आ गया। ठीक है, क्लियर? शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप पे क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है आप पे, 2x + y गिव्स अस 3z। ये आप पे रिएक्शन है, 2x + y गिव्स अस 3z। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस of z at time t
z का टाइम t में जो डिसअपियर होने का रेट है वो है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है, मोल पर लीटर सेकेंड है। इसके बाद आपको बोला कैलकुलेट एट दिस टाइम, इसी समय हमें निकालना है पहली बात रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी बात रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, गायब होना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो रिएक्शन देख ली, 2x + 5 गिव्स अस 3z है। आपको z का डिसअपियर होने का रेट दे रखा है, फिर वही बात है 3 उधर जाएगा, 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ दे रखा है। इसी समय आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालना है और डिसअपियर जो हो रहा है x उसका रेट भी निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे निकालेंगे, पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, पहले रिएक्टेंट लिखते हैं तो डेल्टा x बाई डेल्टा t, इंटरवल चेंज, वैसे वो t-0 है। ठीक है, t नहीं है वो t-0 है, तो है वो इतना ही है ना। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है तो इसे t-0 या सिर्फ t लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे होगा चेंज इन y अपॉन t और फिर होगा प्रोडक्ट चेंज इन z अपॉन कितना t। रिएक्टेंट में माइनस आता है, वो माइनस कंसंट्रेशन चेंज का आता है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री लिखो, x के आगे 2 है तो हाफ लिखा, y के आगे 1 है तो कुछ नहीं लिखा, z के आगे 3 है तो 1/3 लिखा। ठीक है, 1/2 1 और 1/3। सबसे पहले जो हमें चीज़ दे रखी है, हमें डिसअपियर होने का रेट दे रखा है, तो हमें गिवन है क्या कि z के, अच्छा इन्होंने क्वेश्चन ही उल्टा बोल दिया, रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, है कोई नहीं, बुक की गलती होती है, माफ़ कर देते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस है। ठीक है, तो हमें z के अपीयर होने का रेट दे रखा है, तो डेल्टा z बाई टी दे रखा है कितना 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हमें दे रखा है। z के अपीयर होने का रेट दे रखा है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। रेट और z के चेंज के बीच में कैसे रिलेशन है, आप ध्यान से देखो, रेट और z के चेंज पे रिलेशन है 1/3 ऑफ डेल्टा z या z बाई टी, ये है। और डेल्टा z बाई टी कितना है 1.3 है, तो यहाँ लिखेंगे 1.3/3 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो 0.43 इंटू 10⁻⁻⁴, और यूजुअल यूनिट मोल पर लीटर सेकेंड। इसकी चेंज ही नहीं होती, चेंज किसकी होती है, रेट कांस्टेंट की। ठीक है, तो ये आ गया, रेट हम पे आ गया, ये हमारा पहला आंसर है। दूसरे देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स निकालना है, ये डिसअपियर होने का रेट सिर्फ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होगा या टी होगा। अपीयर डिसअपियर क्या होते हैं, सिर्फ ये चीज़, स्टोइकियोमेट्री नहीं आती उसमें, तो डेल्टा एक्स बाई टी पूछ रहा है, तो हमें ये पता है ना कि आर की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ डेल्टा एक्स बाई कितना है टी है, तो देयरफॉर आपका एक्स के डिसअपियर होने का जो रेट है वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा आर के, 2 टाइम्स हो जाएगा आर के, तो 2 इंटू 0.43 इंटू 10⁻⁻⁴, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 0.86 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड यूजुअल यूनिट्स मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया, शाबाश। चलिए नया क्वेश्चन देखिए। नया क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए आपसे क्वेश्चन बोल रहा है
कि द decomposition of N2O5 in CCl4. The decomposition of N2O5 in CCl4 solution is studied. इसे परखा गया, समझा गया. Initially concentration of N2O5 is 2.33 मोलर समझ जाना, मोलैरिटी है. एंड आफ्टर 184 मिनट it is reduced to 2.08 मोलर. ठीक है. द रिएक्शन इज एज फॉलोज. रिएक्शन देखिए क्या है. रिएक्शन आप पे है 2 times of N2O5 gives us 4NO2 प्लस O2. सर CCl4 तो है ही नहीं. तो यही तो कह रहा हूँ मैं, एक्सपेरिमेंटली जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं है. ठीक है, उसके प्रेजेंस में हुआ है. क्वेश्चन है कैलकुलेट है ना, CALCU. आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है आपको, और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2. ठीक है, ये आपको निकालना है. तो देखिए कैसे करेंगे. सिंपल सी बात है. आपको ये ऐसा करना पड़ेगा कि क्वेश्चन ही कह रहा है कि N2O4 को डिकम्पोज करा CCl4 सॉल्यूशन में. तो ऐसे डिकम्पोज होता है, इसकी ब्राउन कलर की गैस निकलती है NO2 की. ठीक है. तो इनिशियली कंसंट्रेशन N2O5 की ये है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है. और फाइनली 184 मिनट 184 मिनट के बाद ये इतना बन गया. क्या मिनट को चेंज करना है? नहीं, स्टैंडर्ड यूनिट लिखनी पड़ती हैं, ऐसा ही नहीं. तो आर एवरेज और रेट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ NO2 आपको निकालना है. क्लियर सी बात है. देखो यहाँ पे पहले रेट लॉ लिख लो. तो रेट लॉ कितना होगा? रेट ऑफ अ रिएक्शन. बच्चों ये एवरेज ही निकलता है. अगर हम डेल्टा लिखते हैं तो ये एवरेज ही होता है ना. डी लिखें तो क्या हो जाएगा? तो इंस्टेंटेनियस होता है. तो आर एवरेज कितना आ जाएगा? आर एवरेज आ जाएगा आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 अपॉन टाइम इंटरवल. ठीक है. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 अपॉन टाइम इंटरवल, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2. ठीक है. हालांकि उसका कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं होता, पर लिख लेते हैं. एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है तो लिखना पड़ेगा. ये लिख लिया. और स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं, प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. N2O5 के आगे 2 है तो यहाँ हाफ आ गया. NO2 के आगे 4 है तो 1/4, और O2 में कुछ नहीं है तो ऐसे रहने देंगे. क्लियर है. अब एक चीज़ है, आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है. तो पहले इसको पकड़ते हैं, क्योंकि हमें N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन दे रखे और टाइम इंटरवल दे रखा. तो देखिए आर एवरेज को मैं ये भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना. आर एवरेज को हम लिख सकते हैं हाफ. देखिए चेंज कैसा आया. टाइम इंटरवल तो आपको पता है कि 184 मिनट में इतने से इतनी बन गई. तो इतने से इतने बनने में टाइम इंटरवल कितना लगा? 184 लगा. ये तो हम सबको पता है. उसके बाद देखिए, एक तो हमें यहाँ पे N2O5 की फाइनल कंसंट्रेशन लिखनी पड़ेगी, और उसका हम डिफरेंस देखेंगे N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ. क्लियर. N2O5 की फाइनल और N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ चेंज देखा जाएगा. अब आप ध्यान से देखिए, हाफ हुआ. N2O5 के फाइनल कंसंट्रेशन है कितनी? 2.08. अब आपको खुद पता चल जाएगा कि माइनस क्यों आता है. माइनस कभी भी रेट की वजह से नहीं आता, माइनस कंसंट्रेशन की चेंज की वजह से आता है. पॉजिटिव है मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गई तो पॉजिटिव आएगा, घट गई तो नेगेटिव आएगा. या बढ़ गई तो प्रोडक्शन होगा, घट गई तो डिसअपीयरेंस होगा. ठीक है. तो फाइनल कंसंट्रेशन 2.08 है, इनिशियल आपकी 2.333.
सर्टेनली आपको पता है ये चीज़ छोटी है इससे, तो माइनस ही आएगा, और नीचे 184 है, तो आप ज़रा माइनस कर लीजिए इन्हें। 33 माइनस 8 करोगे तो 25 आएगा, ठीक है। तो आप पे कुछ ऐसा आ रहा होगा, हाफ मल्टीप्लाई बाई, माइनस मत लिखना, आपको ये पता है वो माइनस सिर्फ आप डिसएपरियंस का है, 0.25 बचेगा। 33 माइनस 8 कितना हुआ, 3 वो ले गया 0.25, और यहाँ 184। बस इसे सॉल्व कर लो, जो भी आपका आएगा वो मैं बता देता हूँ, मोलर पर मिनट आएगा, मोलर पर मिनट, ठीक है, मोलर पर मिनट। देखो कितना आ रहा है, देख लें। मेरा आ रहा है 0.00679, आप लोग भी देखें, यही आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 0.0000679, 0.0000679। तो इसे अच्छे से लिख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ये 4 ही रहने देते हैं, तो आप पे आएगा 1 2 3 4 5, 5 रहने देंगे तो 67.9 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 माइनस 5, तो 67.9 इंटू 10 की पावर -5। 67.9 को 0.9 को आप 8 कर सकते हो, तो इसे 68 इंटू 10 की पावर -5 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद आपको निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो पहले ये एवरेज रेट कहीं लिख लेते हैं। तो आर एवरेज की वैल्यू आपकी आई 68 इंटू 10 की पावर -5 मोलर पर मिनट। अब क्या करते हैं, अब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 देख लेते हैं। तो बच्चे आप थोड़ा समझदार बनो, ये निकालना है तो 4 को इधर भेजना पड़ेगा, कितना क्लियर है, ये निकालना है तो 4 को इधर भेजना पड़ेगा। तो देयरफॉर जो आपका सेकंड आंसर है वो क्या आएगा, NO2 का चेंज अपॉन डेल्टा टी, मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। आपका ये 4 इधर गए तो 4 टाइम्स हो जाएगा आपके आर एवरेज के 4 टाइम्स हो जाएगा। और आर एवरेज कितना है आपका, आर एवरेज है 68 इंटू 10 की पावर -5, तो ज़रा मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 28, 282 इंटू 10 की पावर -5, देखो 6 4 जा 240 और 8 4 जा 32, 272 तो नहीं आ रहा है, 8 4 जा 32, हाँ ठीक है 272, क्लियर, शाबाश। और इसकी यूनिट वही होगी मोलर पर मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि for the reaction reactant gives us product, the concentration of reactant changes from 0.03 molar to
0.02 मोलर ये है इन 25 मिनट। कैलकुलेट आर एवरेज इन बोथ मिनट एंड सेकेंड। मिनट और सेकेंड दोनों में आपको आर एवरेज निकालना है, ठीक है। निकाल लोगे? शाबाश। पहले मिनट में निकालना, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इतने से इतना चेंज हो रहा है, आपको दिख ही रहा है ये कैसे है, कोई स्टोइकियोमेट्री तो है नहीं। तो रेट सीधा यहाँ कितना हो जाएगा, चेंज इन रिएक्टेंट। चलो रेट पूरा लिख लेते हैं, रेट इज़ इक्वल टू चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यही होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, मॉड्यूलस आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन कितने मिनट, 25 मिनट। अभी मिनट में निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए आर फाइनल कितना है, फ्रॉम 0.03 टू 0.02, तो फाइनल 0.02 है, इनिशियल 0.03 है, अपॉन में 25 आएगा मिनट का। तो आपको दिख रहा है ये कितना आ रहा है, ठीक है। ऊपर से सॉल्व होकर माइनस का 0.01 आएगा, पर वो माइनस साइन सिर्फ रिएक्टेंट चेंज का होता है, तो सिर्फ 0.01/25 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है वो लिख लो। आपका आ रहा है 4 × 10 की पावर -4, 4 × 10 की पावर -4। फिर कैसा आ गया, तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं, आप 1 लिखो, 0.01 को 10 की पावर -2 लिखो और यहाँ 25 लिख लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड करा, क्या हुआ, 25 4 जा 100 हुआ, और ये 2 जीरो ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, तो ये माइनस का 4 बन जाएगा, तो 4 × 10 की पावर -4 ही आएगा। और यहाँ पे कितना होगा, मोलर पर मिनट, ये आ गया। अब अगर आपको रेट किस में निकालना है, सेकंड में, तो यहीं से पकड़ते हैं। तो 0.01/25 ये मिनट में है, 25 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 लगाना पड़ेगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कितना आ रहा है, 6.6 आ रहा है, 6.6, और पावर भी आ रही है कुछ, कितनी, 10 की पावर -6, शाबाश, ठीक है। 6.6 × 10 की पावर -6 आ रहा है ऐसा कुछ, चेक करो यार ज़रा, पावर आ रही है, देख लेते हैं। 25 6 जा कितना होगा, 150, मतलब 1500, 0.01 डिवाइड बाई 1500, तो 6.66 ही आ रहा है बस, है ना, बस पावर नहीं आ रही होगी कोई, पावर आएगी, देख लेते हैं। ई की पावर है ना, आ रही है, 10 की पावर -6 आएगी, क्लियर ये। और इसे लिखेंगे मोलर पर सेकंड, क्लियर, बहुत बढ़िया।